योगी राज कायम रहेगा, आज भी है, कल भी होगा। उत्तर प्रदेश में योगी को हराना उतना नामुमकिन है जितना मोदी को लोकसभा चुनाव में हराना। पूरे हिंदुस्तान में योगी इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी उल्टी पड़ रही है। यूपी में चुनाव के 4 महीने बाद योगी की सीटें, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। पब्लिक योगी को और भी ज्यादा पसंद करने लगी है। इस बीच सर तन से जुदा का नारा आया, नुपुर शर्मा विवाद हुआ, बुलडोजर नॉनस्टॉप चला। अखिलेश यादव लोकसभा से विधानसभा आ गए, आजम खान उपचुनाव हार गए, शिवपाल और राजभर योगी के पास आ गए। यह सब कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ। योगी की टक्कर में कोई नेता नहीं है। और यह बात सिर्फ अखबारों की हेडलाइन नहीं है, सोशल मीडिया का हैशटैग नहीं है। पब्लिक के बीच जो सर्वे हुआ है वो साफ साफ बताता है उत्तर प्रदेश में योगी ही रहेंगे। क्या योगी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है? क्या योगी इकलौते सीएम हैं जिन पर एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर नहीं पड़ा? क्या योगी इकलौते भगवाधारी हैं जो हिंदू मुस्लिम दोनों की पसंद है? योगी को कितने मुसलमान पसंद करते हैं? यूपी में अगर आज चुनाव हो जाए तो नतीजा क्या होगा? ये अखिलेश यादव को, प्रियंका गांधी को, मायावती को हैरान भी करेगा और परेशान भी। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के लोगों को वोट देना हो तो किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिल सकता है? तो योगी आदित्यनाथ को 45% उत्तर प्रदेश में जनता वोट दे सकती है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को 31% वोट नसीब हो सकता है। मायावती को यानी कि बसपा को 12% वोट हासिल हो सकता है और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 1% वोट उत्तर प्रदेश में अब शायद मिले और अन्य दलों के बीच 11% वोट का बंटवारा। अब उस सवाल का जो आप जानना चाहते हैं कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी अगर अभी चुनाव हुए तो। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं और उसमें से 292 बीजेपी को। अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी 94 सीटों पर सिमटते नजर आ रहे हैं। मायावती जी का खाता खुलना मुश्किल नजर आता है बीएसपी का। प्रियंका गांधी को 1 सीट यानी कि कांग्रेस भी यहां पर लगभग ना के बराबर है और अन्य के खातों में 16 सीटें जाती दिख रही हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि योगी आदित्यनाथ का ग्राफ दिनों दिन बढ़ रहा है और उनकी सरकार और मजबूत होती जा रही है बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। और 280 के लगभग सीटें आई थी जो अब 292 तक पहुंचती दिख रही है अगर अभी चुनाव हुए तो। योगी इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी है। योगी आदित्यनाथ भगवाधारी हैं, हिंदुत्व के जननायक हैं, कर्मयोगी। लेकिन जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं तो उनका एक ही धर्म होता है, राजधर्म, जिसमें पक्षपात जैसा कोई शब्द नहीं है। वास्तव में लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूत आधार यही होती है जब बिना भेदभाव के जनता को उसकी सुविधा के अनुरूप, उसकी आवश्यकता के अनुरूप शासन की सुविधाओं से प्राप्त हो जाए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बंपर सीटों के साथ जीत करके लौटे। लेकिन हम एक बार फिर 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश की जनता के पास गए और जानना चाहा कि आज उनके मन में क्या है। तो आप देखिए, उनका एक कहना है कि योगी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो किया, ऐसा 46% लोगों को लगता है ये 4 महीने की सरकार देख करके। 28% लोगों का ऐसा मानना है कि अभी कुछ सुधार की जरूरत है सरकार के कामकाज में। 22% लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि बहुत खराब काम किया गया है और 4% लोगों का कोई मत नहीं है अभी इस 4 महीने की योगी सरकार की सेकेंड टर्म में। योगी आदित्यनाथ को देखने वाले अलग अलग चश्मे से देखते हैं। जनता को योगी में रक्षक दिखते हैं, अपराधियों को उनमें खौफ दिखाई देता है, दंगाई को अपना काल नजर आता है। जब नेतृत्व दमदार हो, ईमानदार हो तो उसका असर जमीन पर भी साफ नजर आता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक योगी ट्रेंडिंग है। योगी की पॉपुलैरिटी को लेकर विपक्ष एंटी योगी गैंग हमेशा कंफ्यूज रहता है। आखिर योगी इतने पॉपुलर क्यों हैं? इसका जवाब आज उनको इन आंकड़ों से मिल जाएगा।
आइए पिछले चुनावों से तुलना कर लेते हैं। मार्च 2022 में चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी को 255 सीटें मिली और आज अगर चुनाव होते हैं तो ये बढ़ जाएंगी, 292 सीटें हो जाएंगी अगर आज विधानसभा के चुनाव होते हैं तो। समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की बात करें तो साइकिल को मार्च 2022 के चुनावों में 111 सीटें मिली, लेकिन अगर आज चुनाव हो जाए तो साइकिल कुल 94 सीटों पर ही दौड़ पाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती की अगर बात कर लें तो एक सीट बड़ी मुश्किल से इन चुनावों में अर्जित कर पाई थी। इस बार खाता भी नहीं खुलेगा अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो। प्रियंका गांधी ने बड़ी मेहनत उत्तर प्रदेश में की थी, जोरों शोरों से आंदोलनों में हिस्सा लिया था, लेकिन सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। इस बार भी अगर चुनाव हो जाते हैं तो एक सीट ही जीत सकती हैं। अन्य की अगर बात करें तो देखिए 35 सीट जीत सकते हैं और जीते थे 2022 के चुनावों में, और आज अगर चुनाव हो तो 16 सीट जीत सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ये जोड़ी, ये कॉम्बिनेशन यूपी में जीत का सुपरहिट फॉर्मूला है। ये भी सच है, न अकेले योगी यूपी को पूरी तरह बदल सकते हैं, न दिल्ली से मोदी यूपी को इस लेवल तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब मोदी और योगी एक साथ आते हैं तो सारे समीकरण अपने आप बदल जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों से जो अगला अहम सवाल पूछा गया वो ये कि किसके चेहरे पर वोट डाले जाएंगे, तो मोदी प्लस योगी के चेहरे पर वोट डाले जाएंगे, इसे कहने वाले 62% लोग हमें मिले। 62% लोग ये मानते हैं कि इन दोनों के चेहरे पर वोट डाले जाएंगे। अखिलेश यादव, उनके चेहरे पर 24% लोग ये कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर वोट डाले जाएंगे उत्तर प्रदेश में। बसपा सुप्रीमो मायावती की अगर बात कर लें तो कुल 11% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके फेस पर वोट डाले जा सकते हैं उत्तर प्रदेश में अगर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो। कांग्रेस की बात करें यानी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बात करें तो कुल 3% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर वोट पड़ सकता है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कॉम्बो है वो फिलहाल विपक्ष पर भारी पड़ता हुआ उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाई है। 1,21,000 से अधिक गांव और मजरे ऐसे थे उत्तर प्रदेश में जहां आजादी के बाद भी कभी विद्युत पहुंच नहीं पाई थी। उन गांवों तक, उन मजरों तक विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करना, प्रदेश के हर घर बिजली के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। विद्युत वितरण के भेदभाव को दूर किया। पहले 4 जनपदों में बिजली मिलती थी, शेष 71 जनपद अंधेरों में डूबे रहते थे। लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर आज प्रदेश के अंदर कोई वीआईपी जनपद नहीं, बल्कि प्रदेश का हर जनपद, हर गांव वीआईपी जनपद होगा। देश की पहली पसंद मोदी है और यूपी की पहली पसंद योगी है। योगी सरकार 2.0 को बने हुए अभी 4 महीने पूरे हो चुके हैं और अगर आज भी यूपी का सबसे विश्वसनीय चेहरा योगी ही है, कोई नहीं है टक्कर में। मुख्यमंत्री के रूप में कौन कितना लोकप्रिय लोगों को लगता है, तो योगी आदित्यनाथ 48% लोगों की पसंद है। अखिलेश यादव को आज भी 29% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। मायावती जी का ग्राफ जो है वो काफी नीचे जा रहा है। 14% लोगों की पसंद मायावती जी है, वो दोबारा चाहते हैं कि किसी तरह वो मुख्यमंत्री बने। और प्रियंका गांधी को सीएम की कुर्सी पर बैठे देखना 9% लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी पर आरोप लगाने वाले तमाम तरह के इल्जाम लगाते रहते हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये योगी की ईमानदारी और दमदार छवि का असर है। बड़े बड़े माफिया खुद आकर सरेंडर करने लगे। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अली करीब 6 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस ने अली पर 50,000 रुपए का इनाम तक रखा था। यूपी के जितने छोटे बड़े माफिया हैं, हर कोई यूपी में क्राइम करने से डरने लगा है, क्योंकि योगी की नजर हर एक माफिया पर बनी हुई है। यूपी में 25 माफिया शासन स्तर पर मॉनिटर होते हैं। इनमें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, खान मुबारक, ब्रजेश सिंह शामिल हैं। योगी सरकार ने इन 25 माफियाओं की 880 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति पर या तो बुलडोजर चलाया है या कुर्क किया है। 8 माफिया डीजी ऑफिस मॉनिटर करता है, जिनकी 42 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति
या तो बुलडोजर से गिराई है या उन्हें जब्त किया है। इसके अलावा सरकार ने दूसरे माफियाओं जैसे भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, गौ तस्कर की 2145 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति या तो बुलडोजर से ढहा दी गई है या कुर्क कर ली गई है। किस मुद्दे पर लोग वोट करना चाहते हैं, यह सवाल एक बार फिर उनके सामने हमने रखा। तो योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता ये 38% लोगों के लिए सबसे बड़ा विषय, यानी सिर्फ योगी हैं इस बात पर वो वोट करने के लिए तैयार हैं। सुशासन और साथ में राशन, 26% लोगों को लगता है कि ये दोनों ही काम योगी आदित्यनाथ ने किए और इसलिए वो उनके लिए वोट करेंगे। 12% लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष का क्या हुआ, बिखरा हुआ विपक्ष है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ये 10% लोगों के लिए मायने रखता है और बेहतर चुनाव रणनीति किसकी होती है, ये इससे 4% लोग प्रभावित होंगे। यूपी में जब किसी सड़क, किसी मोहल्ले से बुलडोजर गुजरता है तो दंगाइयों के दबंगों की हार्ट बीट तेज हो जाती है, क्योंकि यूपी में इंसाफ के लिए बरसों इंतजार नहीं करना पड़ता। यूपी में योगी मॉडल हिट है। यूपी में काली कमाई वालों के गुरूर और अवैध महल सब चकनाचूर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी के सुशासन का एक बुलडोजर मॉडल भी है, जिससे अपराधी और माफिया थर-थर कांपते हैं। दूसरे राज्यों में भी इसे अपनाया गया। हमने लोगों से पूछा क्या वो बुलडोजर मॉडल से सहमत हैं। 44% लोग कहते हैं कि हां, वो बुलडोजर मॉडल से सहमत हैं, ये योगी सरकार का अच्छा एक्शन है। 23% लोग कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा हम सहमत हैं, योगी सरकार जो एक्शन लेते हैं ठीक है, ये एक शासन करने का तरीका हो सकता है। 21% लोग इससे साफ इनकार करते हैं, वो कहते हैं हम इस एक्शन से सहमत नहीं है, बुलडोजर मॉडल से सहमत नहीं है। जबकि 12% लोग पता नहीं वाली जानकारी देते हैं, कहते हैं हमें पता नहीं, ये जवाब में कहते हैं। यानी कि एक बड़ा जनमत है, एक बड़ा जनसमूह है जो मानता है कि योगी सरकार का जो बुलडोजर मॉडल है वो कारगर है और अपराधियों पर और माफियाओं पर शिकंजा कस रहा है। 44% उसका फेवर करते हैं। ये सब तब होता है जब इंसान सही रास्ते पर होता है। पहले ये पूछा जाता था बुलडोजर चलाने से क्या होगा, ये थ्योरी दी जाती थी। बुलडोजर चलाने से पब्लिक नाराज हो जाती है। चुनाव से पहले अतिक्रमण हटाने का काम रोक दिया जाता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उल्टा काम किया और उल्टी राजनीति को सीधे रास्ते पर ले आए। विपक्ष योगी मॉडल पर सवाल उठाता है, बार बार मुद्दा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन यूपी में योगी का बुलडोजर जारी है। योगी का बुलडोजर रुकता क्यों नहीं है, ये बहुत लोगों के लिए रहस्य है। योगी के यूपी में कुछ खास परिस्थितियों में ही बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है। जब सरकारी जमीन पर कब्जा हो, जब संपत्ति काली कमाई से बनी हो, बिना नक्शा पास किए निर्माण किया हो, निजी जमीन पर जबरन कब्जा किया गया हो, जितना बुलडोजर चलता है यूपी का भरोसा योगी पर बढ़ता है। योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय हैं, लेकिन लोगों को योगी क्यों पसंद आते हैं ये आपको बताते हैं। 43% लोगों को योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्ववादी छवि पसंद है। योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर पर जो काम किया, 33% लोग उसके कायल हैं। 9% लोगों को योगी आदित्यनाथ कट्टर ईमानदार लगते हैं और 5% लोगों को योगी की राष्ट्रवाद की छवि पसंद आती है। यह योगी की पॉपुलैरिटी है जो कुछ खास लोगों को चुभती है, इसलिए कुछ लोग योगी का काम बिगाड़ने में लगे हुए हैं, जैसा संभल और बरेली में हुआ। कांवड़ यात्रा के बीच संभल में एक खतरनाक साजिश रची गई। यूपी का माहौल बिगाड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम में दरार डालने के लिए, दंगा कराने के लिए कांवड़ियों पर मांस फेंकने का प्लान बनाया गया। लेकिन इससे पहले यूपी में नफरत की आग लगती। यूपी की पुलिस ने जिहादी साजिश को नाकाम किया। यूपी पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से मांस बरामद किया। कुछ दिन पूर्व एक सूचना दी गई पुलिस को कि एक बैल का किसी व्यक्ति के द्वारा कटान किया गया है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जो गौमांस था उसको बरामद किया गया। जांच की गई तो ये पता चला कि गांव के जो वर्तमान प्रधान का पिता है, इसका नाम भूरा है, पुत्र छिदन, ये इसके द्वारा पूरा एक प्लान बनाते हुए योजनाबद्ध तरीके से मोहम्मद नबी और तौफीक, इन दोनों के द्वारा ये गौवध किया गया। पूरा पर्पज इस तरह से समझ में आया कि मौके पर शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कांवड़ और मुहर्रम का समय चल रहा है, इसमें सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए इन लोगों के द्वारा जानबूझकर योजना बनाकर इस तरह की कार्रवाई की गई। बरेली में भी कांवड़ यात्रा टारगेट पर थी। बरेली के परगवा गांव में सैकड़ों कांवड़ी और मुस्लिम आमने सामने हो गए थे। विवाद डीजे को लेकर था।
कांवड़ियों के मुताबिक उन पर पथराव हुआ, छतों से गंदा पानी फेंका गया। इससे पहले हालात बेकाबू होते पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, कुछ लोगों को हिरासत में लिया और मामले को शांत कराया। यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश बार बार की जा रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की दंगों को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हिंदू मुस्लिम विवाद करने वालों पर तत्काल एक्शन किया जाता है। प्रदेश का माहौल खराब करने वालों पर यूएपीए और एनएसए एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में 159 अपराधियों की एनकाउंटर में मौत हुई। दूसरे कार्यकाल में अब तक 2 अपराधी एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। पहले कार्यकाल में 25 गैंग के करीब 638 गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। योगी सरकार 2.0 में अब तक 62 गैंग के 229 गुर्गों पर कार्रवाई की गई है। पहली योगी सरकार में 51,696 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। दूसरे कार्यकाल में 34 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लिया गया। पहले कार्यकाल में 730 पर एनएसए लगाया गया था। इस बार 4 महीने में 5 दोषियों पर एनएसए लगा है। योगी आदित्यनाथ की ईमानदार इमेज और उनके दमदार काम का तोड़ किसी के पास नहीं है। आज अगर यूपी में चुनाव हो जाए तो योगी योगी ही गूंजेगा। उत्तर प्रदेश में अगर अभी चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितने वोट शेयर मिलेंगे और कितनी सीटें मिलेंगी, तस्वीर आपके सामने रखते हैं। सबसे बड़ी पार्टी हालांकि बीजेपी अभी भी है, लेकिन बीजेपी का कद और ज्यादा बढ़ जाएगा। 292 सीट तक बीजेपी अकेले पहुंच जाएगी, जबकि गठबंधन में अभी बीजेपी 280 के करीब है, 45% वोट के साथ, जबकि समाजवादी पार्टी 31% वोट के साथ 94 सीटों से सिमट जाएगी। जो 3 महीने पहले चुनाव हुए थे उससे ये सीटें कम हैं और 3 आंकड़ों, जो तिहाई का आंकड़ा उससे दहाई के आंकड़े में आ जाएगी। बाकी पार्टियों में अगर मायावती की बात करें तो उनका यहां पर खाता खुलना भी मुश्किल बताया जा रहा है। यानी कि योगी सरकार पर लोगों का भरोसा पिछले 3 महीने में और ज्यादा बढ़ा है। सर्वे साफ साफ बता रहा है, कल योगी था, आज योगी है और आने वाला कल भी योगी आदित्यनाथ का होगा। उधर अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी पर आज ईडी की ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। आज पता चला है कि अर्पिता और पार्थ यानी अ और पा ये एक ज्वाइंट पार्टनरशिप थी। ईडी की जांच में पता चला है कि पैसा पार्थ चटर्जी का था और नाम अर्पिता का था। ये दोनों पार्टनरशिप में काम कर रहे थे। ये पार्टनरशिप घर बनाने में थी, प्रॉपर्टी खरीदने में थी, करोड़ों रुपए छिपाने में थी। ईडी ने आज अर्पिता और पार्थ को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। जिन कंपनियों का नाम सामने आया उनके मालिकों को बुलाया। ईडी को अर्पिता पार्थ की कई संपत्तियों का पता चला है। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन और बीरभूम में एक फार्म हाउस का पता चला है। ईडी जल्दी ही लोकेशन पर जाकर इनकी जांच कर सकती है। इस घोटाले के खिलाड़ी एक्सपोज हो रहे हैं, पर इस स्कैम का कैप्टन कौन है, कहां है, इसका पता ईडी की जांच में जल्द सामने आ सकता है। कैश क्वीन अर्पिता का एक और खजाना खुलने वाला है। अर्पिता के मोबाइल बैंक की ट्रैकिंग कहां तक पहुंची? अर्पिता के बाकी 6 फ्लैट में कितने करोड़ रुपए? अर्पिता पार्थ ने किया खेल, अब कौन कौन जाएगा जेल? अर्पिता मुखर्जी पर ईडी के एक्शन का असर दिखने लगा है। कैमरा ऑन होते ही अर्पिता का रोना धोना, एक्टिंग और इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाता है। एक तरफ ये ड्रामा चल रहा है, दूसरी तरफ अर्पिता के अगले खजाने पर रेड डालने के लिए ईडी तैयार है। बस कुछ ही घंटों के बाद कैश लोक का नया चैप्टर खुलने वाला है। आज ईडी ने पार्थ और अर्पिता को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। 51 करोड़ कैश और फ्लैट के बारे में दोनों से सवाल जवाब किए गए और कट मनी के हिस्से को लेकर भी पार्थ और अर्पिता से कई सवाल हुए। ईडी के अधिकारी पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से लगातार पूछताछ कर रहे हैं।
ईडी सूत्रों के मुताबिक इस पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं और इन्हीं खुलासों के आधार पर एक लिस्ट तैयार की गई है जिसमें कई नेताओं, अधिकारियों, कारोबारियों और दलालों के नाम शामिल हैं। ईडी सूत्रों की माने तो अगले 24 से 48 घंटे में इस लिस्ट पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस लिस्ट में शामिल लोगों को या तो समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या फिर इनके ठिकानों पर रेड्स की जाएंगी। कैमरा देखते ही अर्पिता का बिलखना शुरू हो जाता है। अर्पिता खूब रोई, इतना रोई कि कार से नीचे गिर गई। पर चारों तरफ ईडी का घेरा एकदम सॉलिड है और अर्पिता का फूट फूट कर रोने से कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। क्या इन आंसुओं की वजह कुछ और है? सबको लगता है कि ये गलती के आंसू नहीं, असल में अर्पिता की ऐशो आराम वाली जिंदगी अब दूर हो गई और उसे समझ में आ गया कि अब आने वाले दिन हवालात में ही कटेंगे। सबसे बड़ी बात, अर्पिता का रोना धोना उस फ्लैट में मिले करोड़ों के तिलिस्म को नहीं बदल सकता। अर्पिता के पास अब तक 50 करोड़ से अधिक कैश और 5 करोड़ रुपए का सोना भी मिला है, यानी अब तक 55 करोड़ से अधिक रुपए का खुलासा हो चुका है। इस बम्पर खुलासे के बाद से बांग्ला फिल्मों में छोटा मोटा रोल करने वाली अर्पिता की चर्चा पूरे देश में। अब ईडी के इन्वेस्टिगेशन की रेंज और बढ़ गई है। अर्पिता मुखर्जी के जरिए ही पार्थ चटर्जी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। कोलकाता की सबसे महंगी सोसाइटी में से एक है डायमंड सिटी साउथ। इस सोसाइटी में एक फ्लैट की कीमत करोड़ों में है और यहाँ अर्पिता के 1-2 नहीं, कुल 3 फ्लैट्स हैं। इस सोसाइटी में लगे सीसीटीवी से ईडी को ऐसी फुटेज मिली है जिसने अर्पिता की 4 लग्जरी गाड़ियों में छिपे मोबाइल बैंक का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। ईडी की जांच में अर्पिता मुखर्जी की करोड़ों रुपए की संपत्ति का पता चला है। पता ये चला है कि अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता में 10 फ्लैट है और उन्हीं में से एक डायमंड सिटी साउथ जो कि टॉलीगंज में है, इस सोसाइटी के अंदर, जो कि सबसे आलीशान सोसाइटी, सबसे पोस्ट सोसाइटी कोलकाता की मानी जाती है, इस सोसाइटी के अंदर अर्पिता मुखर्जी के 3 फ्लैट है। टावर 2 के अंदर ये तीनों फ्लैट जो है वो ईडी को इसकी जानकारी मिली है, जिनमें से एक फ्लैट नंबर 1A टावर 2 में और फ्लैट नंबर 18D टावर 2 में और इसके अलावा फ्लैट नंबर 18E टावर 2 में। ये डायमंड सिटी साउथ जो कि टॉलीगंज का इलाका है, पॉश इलाका है और ये सोसाइटी आप देख सकते हैं यहाँ की हाई प्रोफाइल सोसाइटी है। सबसे खास बात ये कि जो 3 फ्लैट है इस टॉलीगंज के अंदर, साउथ सिटी के अंदर, इस तीनों फ्लैट में से एक फ्लैट के अंदर अर्पिता रहती थी, जबकि दूसरे फ्लैट में जब भी पार्थ चटर्जी आते थे इस सोसाइटी के अंदर वो उस फ्लैट में रहा करते थे। जबकि बताया जाता है कि जो तीसरा फ्लैट है उसके अंदर सिर्फ अर्पिता मुखर्जी के जो कुत्ते हैं वो उसके फ्लैट के अंदर रहा करते थे। और सबसे खास बात, जो ईडी है उसने सबसे पहली रेड इसी सोसाइटी के अंदर की थी, अर्पिता के फ्लैट के अंदर की थी, जहां से लगभग 22 करोड़ रुपए ईडी ने बरामद किए थे। और इसके बाद ईडी ने एक बड़ा दावा यह भी किया था कि इसी सोसाइटी में जब ईडी रेड करती है तो जो 4 लग्जरी गाड़ियां हैं अर्पिता मुखर्जी की, वो एकाएक यहां से गायब हो जाती हैं। माना यह जा रहा है कि इन जो गाड़ियां, जो लग्जरी गाड़ियां थी, इनके अंदर भारी संख्या में कैश था जिसको यहां से गायब कर दिया गया, लेकिन सिर्फ एक सफेद रंग की जो मर्सिडीज कार है उसको ईडी ने जब्त किया है। उन जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनकी तलाश भी ईडी कर रही है। अर्पिता से इस बारे में पूछताछ की जा रही है, पार्थ चटर्जी से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि दोनों ही ईडी की रिमांड पर है। डायमंड सिटी साउथ के इसी सीसीटीवी कैमरे ने अर्पिता के खिलाफ बड़ा सबूत रिकॉर्ड किया। जब ईडी की टीम अर्पिता के फ्लैट से 22 करोड़ रुपए जब्त कर रही थी, उसी वक्त अर्पिता की 4 लग्जरी गाड़ियां सोसाइटी से गायब हो गईं। अब ईडी ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए गाड़ियों की तलाश शुरू कर दी है। गाड़ियां भी कोई ऐसी वैसी नहीं है। पहली कार मर्सिडीज बेंज, दूसरी ऑडी A4, तीसरी होंडा सिटी और चौथी होंडा CR-V। बताया जा रहा है कि ये लग्जरी गाड़ियां अर्पिता पार्थ का मोबाइल बैंक था, जिसकी मदद से एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने तक मनी ट्रांसफर होता था। जांच एजेंसी को लगता है कि इन चारों गाड़ियों में बहुत ज्यादा कैश मौजूद था, जिसे मौका देखकर कहीं और ठिकाने लगा दिया गया। कैश क्वीन ने खेल करने की कोशिश की, पर ईडी के हाथ लगे सीसीटीवी वीडियो का एक एक फ्रेम अर्पिता पार्थ के खिलाफ बड़ा सबूत है।
सबसे खास बात, जब चारों गाड़ियां यहां से गायब होती हैं तो जो सीसीटीवी कैमरे इस सोसाइटी के बाहर लगे हुए हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो ईडी ने हासिल कर ली है, निकाली है कि कब ये गाड़ियां यहां से गायब होती हैं, जिससे इस बात की पुष्टि हुई है कि जब ईडी यहां पर रेड्स करती है इस सोसाइटी के अंदर, जब फ्लैट में अर्पिता के पहुंचती है उसी दौरान ये चारों लग्जरी गाड़ियां यहां से गायब हो जाती हैं, जिसके अंदर माना जा रहा है कि भारी कैश था। इसी तरह से और भी 10 जो फ्लैट्स हैं उसके बारे में पता ईडी को चला है। करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है वो अर्पिता की पता चली है और इसके अलावा बुल्गारिया के अंदर भी उसके 3 फ्लैट के बारे में पता चला है, जहां पर भी ईडी ने रेड की थी और लगभग 28 करोड़ रुपया बरामद किया था। तो एक बहुत सारी संपत्ति 10 फ्लैट जो है वो अर्पिता के पता चले हैं ईडी को। एक गरीब घर की लड़की थी जिसको जब वो जो पार्थ चटर्जी है उनसे मिलती है तो एकाएक उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, करोड़ों रुपए की संपत्ति उसके पास आ जाती है और इसी तरीके से पार्थ चटर्जी की भी करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति के बारे में ईडी को पता चला है, जिसकी जांच अब ईडी कर रही है। अर्पिता और पार्थ ने जो भी छुपाने की कोशिश की वो सब कुछ अर्पिता के ड्राइवर से ईडी ने पूछ लिया। सीसीटीवी की फुटेज और ड्राइवर की गवाही, ईडी को और कई ठिकानों पर छापेमारी की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, यानी जल्द ही अर्पिता की चारों गाड़ियों की फुल जानकारी सामने आ जाएगी। जब ईडी की रेड हुई उस समय आप कहां पर थे? क्या अर्पिता के साथ ही थे? हाँ, जैसे सुबह रोज की तरह जैसे ड्यूटी हम जाते हैं वैसे भी उसी दिन हम ड्यूटी किया था। तो ड्यूटी जाने के बाद क्या किया, हम ऊपर में चाबी लेने जाते हैं गाड़ी का। चाबी जब लेने गया तब देख रहा है ऊपर में कुछ लोग हैं, तो हमको अंदर बुलाया। तब हमको पता नहीं था ये ईडी वाला लोग हैं। तब फिर भी हमको बिठाया, हम अंदर जाके बैठा तो छत पे जो साइड में बैल्कनी था वो बैल्कनी में बिठाया। हमको बिठा के 10-15 मिनट बाद मेरा फ़ोन बोला फ़ोन लेना होगा, फ़ोन लेके गया था। उसके बाद ईडी वाला सब सवाल पूछा है हमसे कि कहाँ कहाँ हम जाते हैं मैडम को लेके, कहाँ ऑफिस है, कहाँ दुकान है, कितना गाड़ी है, ये सब पूछा सिर्फ। और सुबह से लेके एकदम सारा रात बिठा के रखा। अगला वाला सुबह हो गया, सुबह से फिर अगला वाला दिन शाम को फिर हमको छोड़ा। क्या आपसे पूछताछ की थी ईडी के अधिकारी? क्या पूछ रहे थे आपसे? पूछ रहा था कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं इसको लेके, इसका ऑफिस कहाँ है, इसका दुकान कहाँ है, सब पूछ रहा था। क्या बताया आपने ईडी के लोगों को? बोल दिया कि इसका ऑफिस है कस्बा में एक तो एंटरटेनमेंट बोल के ये ऑफिस है, और पाटुली में पार्लर है नेल पार्लर, और लेक व्यू रोड में नेल पार्लर है। ईडी लगातार अर्पिता और पार्थ के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। कैश और डॉक्यूमेंट्स बरामद हो रहे हैं, साथ ही ईडी को ऐसे सबूत भी मिल रहे हैं जिससे लगता है कि यह घोटाला 1000 करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से अर्पिता और पार्थ की माया सामने आ रही है। शांति निकेतन में दोनों ने मिलकर एक फार्म हाउस खरीदा था। प्रॉपर्टी के पेपर्स में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के नाम है। इस फार्म हाउस का नाम है APA यानी अपा। अर्पिता और पार्थ का नाम मिलाकर इस फार्म हाउस का नाम रखा गया। साल 2012 में 20 लाख रुपए में यह खरीदा गया, जो 10 कट्ठा जमीन पर बना हुआ है। पार्थ चटर्जी से मिलने के बाद अचानक अर्पिता की हैसियत बढ़ने लगी। कोलकाता की लग्जरी सोसाइटी में अर्पिता के नाम से एक के बाद एक फ्लैट खरीदे गए। पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, करोड़ों रुपया इकट्ठा किया गया और उस पैसे को पार्थ और अर्पिता ने रियल एस्टेट में लगाया। अब ईडी की टीम खोज कर ऐसी प्रॉपर्टीज पर रेड कर रही है। कोलकाता के बेलघड़िया इलाके में क्लब टाउन हाइट सोसाइटी में भी अर्पिता के 3 फ्लैट थे। यहां भी ईडी ने रेड की थी और लगभग 28 करोड़ रुपए जो अर्पिता मुखर्जी है उसके फ्लैट से बरामद किए थे। हम इस समय उसी सोसाइटी के बाहर मौजूद है जहां पर 3 फ्लैट अर्पिता के हैं। इनमें जो पहला फ्लैट है वो इस क्लब टाउन हाइट सोसाइटी के अंदर ब्लॉक 5 में फ्लैट नंबर 8A, जहां पर ईडी ने रेड कर लगभग 28 करोड़ रुपया बरामद किया था। इसके अलावा ब्लॉक 5 में ही फ्लैट नंबर 2A वो भी अर्पिता का है और इसके अलावा ब्लॉक 2 में फ्लैट नंबर 8C
वो भी अर्पिता का ही बताया जाता है। तो अभी तक जो 10 फ्लैट कोलकाता और उसके आसपास के इलाके में अर्पिता मुखर्जी के ईडी को पता लगा है, ईडी का कहना है कि और भी कई प्रॉपर्टीज अर्पिता के नाम हो सकती है। सबसे खास बात यहां पर यह है कि जब से वो पार्थ चटर्जी के संपर्क में आती है उसके बाद ही ये सब फ्लैट जो है वो उसके नाम किए जाते हैं। इसमें एक बात और भी ये इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लैट 8A जो कि ब्लॉक 5 में है, उसी के एड्रेस पर 2 जो शेल कंपनियां हैं उनको रजिस्टर्ड किया गया था। इसकी भी तफ्तीश अब ईडी कर रही है कि आखिर ये कैसे कंपनियां बनाई गई, इनकी क्या जरूरत थी। और बताया जाता है कि इस कंपनी के जो डायरेक्टर है वो भी अर्पिता मुखर्जी ही थी। इसकी भी तफ्तीश अब ईडी कर रही है और ईडी का कहना है कि अभी कुछ और संपत्तियों का खुलासा जो कि अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी से जुड़ी हुई है उनका खुलासा हो सकता है। कैश क्वीन अर्पिता के पास कितना कैश, कितने फ्लैट्स हैं, अभी इसका पता लगाने की शुरुआत भर हुई है। कोलकाता में ही कम से कम 10 लोकेशन मिली है। कोलकाता के बेलघोरिया के क्लब टाउन हाइट्स में 3 फ्लैट्स, टोलीगंज के डायमंड सिटी साउथ में 3 फ्लैट्स, कोलकाता के राजडंगा रोड में कोठी, कोलकाता लेक व्यू रोड में 1 फ्लैट, कोलकाता के जामिनी रॉय सारिणी में 1 फ्लोर और कोलकाता के नेताजी कॉलोनी में 1 फ्लैट। ईडी की टीम ने अब तक 10 से ज्यादा प्रॉपर्टीज की लिस्ट तैयार की है। छापेमारी में अब तक जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनको भी प्रोसेस किया जा रहा है। नए नाम और एड्रेस जोड़े जा रहे हैं। अब पता चला है कि कुल मिलाकर 15 लोकेशन पर आने वाले दिनों में रेड हो सकती है। अर्पिता के किस खजाने पर ईडी की रेड होगी, अगला नंबर किसका है, ये किसी को नहीं पता। असल में अर्पिता बहुत ही लो प्रोफाइल रखती थी, ज्यादा लोगों से उसका घुलना मिलना नहीं होता था। अर्पिता के आस पड़ोस वालों ने तो उसे सोसाइटी में देखा तक नहीं। जो फ्लैट है सामने 8A, यहाँ पर ये किसका फ्लैट था, आप लोगों को क्या जानकारी है? देखिए, मेरे को आए यहाँ पे 1 साल हुआ है, तो 1 साल में मैंने कभी किसी को देखा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ दिन से न्यूज आ रही है कि इस ब्लॉक में इस फ्लोर पे, मतलब मेरे ही फ्लोर पे 8A जो फ्लैट है वो अर्पिता मुखर्जी का है। मैंने सुना है न्यूज में, तब से मुझे पता चला कि ये अर्पिता मुखर्जी का फ्लैट है। तो अभी जब 1 साल में आपने कोई मूवमेंट देखी, कोई लोग यहाँ पर आते थे इस फ्लैट में? नहीं, ये दोनों फ्लैट बंद ही रहते थे। और जो कि मैं इस फ्लैट पे, मतलब मैं इस फ्लोर पे अकेली हूँ सिंगल, तो मैं हमेशा लॉक करके रहती हूँ। और फिर कौन आता है इतना ध्यान भी, सब समय तो ध्यान में भी नहीं रहता ना इतना, तो मैंने कभी किसी को देखा नहीं है वैसे। तो हमने देखा वहाँ पे एक सीसीटीवी भी लगा हुआ है जो कि बिल्कुल उसकी डायरेक्शन जो है उस गेट की तरफ है। ये उनका ही है लगा हुआ, क्योंकि ये हम लोग का मेंटेनेंस में तो ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग मतलब हर फ्लोर पे सीसीटीवी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो पता लगा कि इतनी बड़ी कैश की रिकवरी यहाँ पर हुई है और लगभग 28 करोड़ रुपए ईडी ने रिकवर किया है, 5 किलो सोना जो है वो ईडी ने रिकवर किया है, तो आपको आश्चर्य नहीं हुआ, हैरानगी नहीं हुई? आश्चर्य तो मतलब इतना ज्यादा आश्चर्य हुआ कि शायद ये सब तो मैं सुनते आई थी, मैंने मूवी वगैरह में मैंने देखा था कि ये सब इस तरह का भी होता है, और या फिर न्यूज में सुना था कि होता है इसके वहाँ उसके वहाँ। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मेरे ऑपोजिट में, मेरे नेबर्स के यहाँ पे हो रहा है, तो मतलब बहुत ही शॉकिंग न्यूज था मेरे लिए। सिर्फ पड़ोसी ही नहीं, अर्पिता को जानने वाले भी हैरान हैं कि मिडिल क्लास फैमिली की एक लड़की करोड़ों की कैश क्वीन कैसे बनी। जिस अर्पिता को कोलकाता में भी बहुत कम लोग जानते हैं, उसने करोड़ों रुपए की मालकिन बनने का सफर कैसे तय किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्पिता ने कॉलेज से ही मॉडलिंग की शुरुआत की थी। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए उसने सरकारी नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया था। पहले अर्पिता ने ज्वेलरी और कपड़ों के लिए मॉडलिंग की, फिर बंगाली फिल्मों के साथ कई उड़िया फिल्मों में भी एक्टिंग की। अर्पिता सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थी और इंस्टाग्राम पर वो अक्सर अपने फोटो वीडियोस शेयर करती थी। अर्पिता के पास 50 करोड़ से ज्यादा कैश मिला और उनकी मां कोलकाता के इस टूटे फूटे घर में रहती और ये कैश क्वीन की सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। कोलकाता के बेलघोरिया में यह अर्पिता का पुश्तैनी मकान है जिसकी हालत खराब है और यहाँ अर्पिता की बुजुर्ग मां मीनाती मुखर्जी अकेली रहती। इंडिया टीवी की टीम ने उनसे बात की, लेकिन पार्थ चटर्जी और अर्पिता के बारे में उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हम बेलघरिया में अर्पिता की मां के पास पहुंचे हैं, ये उनका घर है और आप देख सकते हैं कि अर्पिता की जो माताजी है वो यहाँ पर सामने है। माताजी, जिस तरीके से अर्पिता कल अस्पताल में पहुंची थी, हमने देखा फूट फूट कर वो रो रही थी। आपने भी अर्पिता, तो आपने भी वो देखा होगा वो कैसे रो रही थी, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से वो हॉस्पिटल पहुंचती हैं, फूट फूट कर रोती हैं, गिर भी जाती हैं, तो आपने देखा, क्या लगा आपको?
মা হিসেবে কি খারাপই লাগে, আবার কি এগুলো তো আশা করা যায় না। কি করেছে কি হয়েছে যতক্ষণ না প্রমাণ হচ্ছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। तो आपको लगता है कि आपकी बेटी से जितना कैश रिकवर हुआ, लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा, और ज्वेलरी जो है वो उन्होंने ईडी ने उनसे रिकवर की है, बरामद की है, आप बता सकते हैं कहां से ये पैसा आया होगा आपकी बेटी के पास, अर्पिता के पास? শিকার সত্য একদিন উদ্ঘাটন হবে। तो आपको लगता है पार्थ चटर्जी से कैसे मुलाकात हुई अर्पिता की, कैसे पहली बार मिली? ওরা বলতে পারবে, আমি তো বলতে পারবো না। আমি তো টিভিতে দেখছি, খবরে শুনছি, আমার জানা নেই। सिर्फ अर्पिता ही नहीं, ईडी के राडार पर पार्थ चटर्जी की 5 महिला मित्र हैं। अर्पिता मुखर्जी के चेहरे से नकाब हट गया है और अब ईडी की नजर पार्थ चटर्जी की महिला मित्र मोनालिसा दास पर है। साथ ही टीएमसी के विधायक माणिक भट्टाचार्य से भी पूछताछ कर चुकी है और सबको इंतजार है कि अगला नंबर किसका है। अब ईडी किससे इंटरोगेशन करेगी? अर्पिता मुखर्जी पर ईडी का शिकंजा लगातार कस रहा है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ईडी की अब तक पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी ने काफी कुछ कबूल लिया है। अर्पिता ने बताया कि बरामद कैश पार्थ चटर्जी का है। पूछताछ में अर्पिता ने बताया कि पैसा कहां से आया उन्हें नहीं पता। पार्थ के लोग पैसा रखते थे, पार्थ मुखर्जी के लोग ही ताला लगाते थे। अर्पिता मुखर्जी ने ईडी की पूछताछ में बताया कि कमरे में मुझे जाने की इजाजत नहीं थी, मुझे नहीं पता इतना पैसा कहां से आया। ईडी की जांच के बाद एक तरफ पैसा मिल रहा है, दूसरी तरफ कई और बड़े नाम भी ईडी की रेंज में। घोटाले की जांच कई और विभागों तक जा सकती है, यानी पार्थ चटर्जी के बाद कई और लोगों पर ईडी का शिकंजा कस सकता है। एक तरफ ईडी की जांच हो रही है, दूसरी तरफ सबूत मिटाने की कोशिशें भी चल रही हैं। ईडी की छापेमारी के बीच बुधवार को पार्थ के फार्म हाउस पर चोरी हो गई। पार्थ का फार्म हाउस भी ईडी की लिस्ट में शामिल था। अब ईडी को चोरी की आड़ में खेला होने का शक है। परगना में बरईपुर इलाके में है, जहां पर पार्थ चटर्जी का ये 20 एकड़ का फार्म हाउस है। आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे ये फार्म हाउस है जो वो पार्थ चटर्जी का है, और जो एसेट्स पार्थ चटर्जी की बताई गई हैं उसमें भी इस फार्म हाउस का जिक्र है। ये 24 परगना, दक्षिण 24 परगना में बरईपुर इलाका है, और यहां पर ये फार्म हाउस है जो काफी समय से बंद है। लेकिन बुधवार रात करीब 1 बजे इस फार्म हाउस के अंदर बड़ी चोरी होती है। कुछ लोग यहां पर पहुंचते हैं, 6 से 7 उनकी संख्या थी। वो लोग इस फार्म हाउस के अंदर घुसते हैं, ताला तोड़ते हैं और काफी सामान जो है वो यहां से लेकर निकलते हैं। बड़े बड़े बक्से, संदूक, बैग्स जो है वो उनके हाथ में जब वो यहां से निकलते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस फार्म हाउस के बाहर यहां पर ताला लगा हुआ है, और जो आगे का जो मेन फार्म हाउस का जो गेट है वो आप देख सकते हैं कि वो खुला हुआ है। एकाएक बुधवार की रात को 1 बजे 5 से 6 की संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं, इसके अंदर कूदते हैं और काफी सामान इस फार्म हाउस से लेकर निकल जाते हैं। बड़े बड़े संदूक, बक्से उनके हाथ में थे। क्या वो बड़ा कैश था जिसको लेकर यहां से निकला गया? ये अपने आप में अहम सवाल है, जिसकी जांच जो है वो ईडी कर रही है। कुछ लोग यहां पर हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिठुन हलदर। मिथुन, क्या हुआ था रात को 1 बजे यहाँ पर कुछ लोग पहुंचते हैं, क्या पूरी घटना क्या हुई थी? वो दिन रात 1 बजे तक आया था, 4 आदमी था। ये जो सामने वाला घर है, इधर एक लड़का लोग और लड़के रहता है, वो देखा है। लेकिन वो जो आसे पासे का लोग जो बोला रहा है, तो ये जो दुष्कृति है, ये दुष्कृति बोल रहा है आप लोग भाग जाओ, नहीं तो खून खराबी हो जाएंगे। तो उधर से भाग जाएंगे, उधर को तारा दिया। उसका बाद जो है वो बाउंड्री के लेकर, गाड़ी के लेकर भाग गया। क्या अर्पिता के घर से रुपयों भरी गाड़ियां यहीं आई थी? पार्थ और अर्पिता ने इस फार्म हाउस में कितने करोड़ रुपए छिपाए थे? इन सवालों का जवाब मिलना बाकी है। लेकिन एक बात क्लियर है कि कोई और भी इस खेल में शामिल है जो नहीं चाहता कि पार्थ के फार्म हाउस का राज बाहर आए। पहले इस फार्म हाउस में चोरी हुई और फिर यहाँ रहने वाले लोगों को धमकाया भी गया। इलाके के अंदर जो फार्म हाउस है पार्थ चटर्जी का, जिसका जिक्र एसेट्स जो लिस्ट बनाई है ईडी ने, उसमें भी इस फार्म हाउस का जिक्र है। उनकी बेटी के नाम से ये फार्म हाउस है, और उसके सामने के लोग उस दिन से गायब है, क्योंकि काफी उनको धमकाया गया था, डराया गया था कि वो किसी से भी बात ना करें। बड़े बड़े संदूकों में, बक्सों में यहां से सामान लेकर निकला जाता है, जिसको माना जा रहा है कि यहां पर हो सकता है कि काफी संख्या में कैश और ज्वेलरी यहां पर हो। और आप यहां पर देख सकते हैं जो लोग यहां पर रहते थे, क्योंकि बिल्कुल ठीक फार्म हाउस के
सामने की जगह है जहां पर 8 से 10 लोग रहते थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से बंद है। यहां पर कोई भी नहीं है, कोई भी अब यहां पर नहीं रहता है। बुधवार रात को जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, बाकायदा उनको धमकाया गया, डराया गया, उनको बताया गया कि वो ईडी के लोग हैं और उसके बाद वो लोग बड़े संदूकों में और बड़े बड़े बक्सों में यहां से सामान लेकर निकल जाते हैं। कैश क्वीन और पार्थ के पास कितना पैसा है, कितनी इंफॉर्मेशन है, ये सब कुछ ईडी रिकॉर्ड कर रही है। पिछले 24 घंटे में अर्पिता पार्थ ने कितने राज खुले, कितने ठिकाने बताए, इसकी पूरी पिक्चर अगले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर को सीज किया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने यह कार्रवाई डीएचएफएल घोटाला मामले में की है। सीबीआई ने इस घोटाले में आरोपी पुणे के बिल्डर अविनाश भोसले के एक ठिकाने पर छापा मारा। अविनाश भोसले एबीआईएल समूह की कंपनियों के प्रमोटर है। अविनाश भोसले को सीबीआई मई में ही गिरफ्तार कर चुकी है। उससे पूछताछ के बाद आज पुणे के उसके एक ठिकाने पर छापा मारा गया और उसके ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर को कब्जे में ले लिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।